हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। ये देखिए लोगों का हुजूम है। आप देखेंगे ऐसा लग रहा है जैसे पैर रखने की जगह नहीं हो। हजारों लोग नजर आ रहे हैं और एक ऐसे दौर में एक ऐसी जब तस्वीर नजर आ रही है, ऐसा दृश्य है कि हम कह रहे हैं कि आप उस चेन को तोड़ें। संक्रमण की जो ये श्रृंखला है उसे आप तोड़ दीजिए, ये बीमारी खत्म हो जाएगी। यहां तो ये चेन जुड़ती हुई नजर आ रही है। अगर एक भी व्यक्ति इसमें संक्रमित हुआ तो आप सोचिए भला क्या हाल होने जा रहा है। और ये सबके लिए बड़ी नाकामी है, सरकारों के लिए, प्रशासन के लिए, और लोगों को भी संजीदा होना चाहिए, खुद भी ये सोचना चाहिए। ये हमारी आपकी व्यक्तिगत नैतिक जिम्मेदारी भी है कि ऐसे दौर में हम इन चीजों का ख्याल रखें कि दूरी है जरूरी, इसे हम समझें। ये देखिए आप क्या तस्वीर है, ये आनंद विहार बस अड्डे के आसपास का नजारा है। हजारों लोग नजर आ रहे हैं यहां पर। इला कासमी हमारे साथ यहीं से जुड़ी हुई है। एक बार फिर से मैं उनके पास आपको लिए चलता हूं। इला, अभी अब कितने लोग होंगे और यहां से उन लोगों को हटाने के लिए क्या इंतजाम किया गया है? जी देखिए, शाम से काफी ज्यादा भीड़ उमड़ रही है। हालांकि ये भीड़ सुबह से ही आ रही थी, जिसके बाद किसी ने जो अफवाह फैला दी थी कि यहाँ पर बसें मिल रही हैं। मेरी कुछ लोगों से बात हुई, कुछ लोग हैं जो परिवार हैं, महिलाएं हैं, बच्चे सब साथ में आए हैं, उनसे मेरी बात हुई कुछ देर पहले। उनका यही कहना था कि उनको ये पता चला कि यहाँ पर बसें मिल रही हैं, जिसके बाद वो आनंद विहार बस टर्मिनल पर पहुंचे। लेकिन वो सब सच नहीं था। पुलिस ने और प्रशासन ने ये साफ कर दिया है कि यहाँ से कोई बस नहीं मिल रही है। अभी जो प्रशासन कार्रवाई कर रहा है वो यही कर रहा है कि भीड़ कम से कम जुटे और भगदड़ जैसी स्थिति ना पैदा हो जाए। मैं आपको बता दूं, मैं शाम से वहीं पर जुटी हूं। जो तस्वीरें थी वो बेहद परेशान कर देने वाली तस्वीरें थी। भगदड़ मची हुई थी, पैर रखने की जगह नहीं थी, और ऐसे हालात पुलिस ने धीरे धीरे काबू करे। भीड़ कम हुई। अभी भी देखिए कुछ लोग हैं जो अपना सामान लेकर के आ रहे हैं, इस सड़क से जा रहे हैं, और पुलिस ने कहा है कि कुछ बसों का इंतजाम कर दिया है और वो लोग वापस लौट जाएं। पुलिस यही अपील कर रही है, प्रशासन यही अपील कर रहा है कि दूरी बनाए रखें। दरअसल सुबह कुछ यूपी सरकार से बसें चली थी, जिसके बाद कोई बस नहीं चल रही थी। डीटीसी बसें यहाँ तक के आनंद विहार तक के लेकर के आ रही थी लोगों को, फिर यूपी बॉर्डर से बसें आगे बढ़ रही थी। कुछ लोग जो है अभी भी देखिए जा रहे हैं। शाम को कोई बस नहीं चल रही है, अफवाह थी। पुलिस ने हालात धीरे धीरे काबू पा तो जरूर लिए, लेकिन मैं बता दूं कि संख्या अभी भी परेशान कर देने वाली ही है। अभी भी काफी ज्यादा लोग जुटे हुए हैं। सबसे बड़ी समस्या यही है कि बसें कम है, लोग ज्यादा है। 10 से 20 हजार की संख्या बताई गई है हमें, जो आनंद विहार बस अड्डे पर जुटी हुई थी। और ये वो लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि रोजगार नहीं बचा इसलिए वापस जाना चाह रहे हैं ये लोग। और उनका कहना है ये जो लॉकडाउन हुआ है वो बढ़ सकता है। मतलब देखिए, और इससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। अभिषेक रावत भी हमारे साथ वहीं से जुड़े हुए हमारे सहयोगी। अभिषेक, सवाल तो ये भी है, हमने देखा कि कई इसमें डीटीसी की बसें भी नजर आई। ऐसा लगा कि कुछ लोगों को उन बसों में यहां लाया भी गया। क्या ऐसा भी हुआ है कि दिल्ली के लोगों को दिल्ली सरकार की जो सरकारी बसें चलती हैं उनमें बिठाकर यहां तक लाया गया? जी, ऐसी दृश्य जो है आज दिन के समय देखने को मिले थे, लेकिन दोपहर बाद जो है पुलिस ने ऐसी बसों को पकड़ने के बाद उन्हें वापस लौटाना शुरू कर दिया था। हालांकि अगर हम सुबह से दोपहर तक की बात करें तो बिल्कुल ऐसा दृश्य दिल्ली की सड़कों पर देखा जा रहा था कि लोगों को जो है डीटीसी या फिर जो ऑरेंज बसें होती हैं, इन बसों में बैठाकर बकायदा आनंद विहार तक लेके आया जा रहा था। लेकिन जब दोपहर में सिचुएशन जो है नियंत्रण से बाहर होनी शुरू हो गई, लोगों का हुजूम जो है आनंद विहार बस अड्डे पर इकट्ठा हो गया, और जब इन पुलिस के सामने भी जो है इस भीड़ को संभालना मुश्किल हो गया, तो फिर ये निर्णय लिया गया। तो अभिषेक, फिर ऐसे में तो सवाल खड़ा होगा ना अभिषेक, फिर तो दिल्ली सरकार को लेकर भी सवाल खड़ा होगा कि फिर बसों में भरकर लोगों को यहां पर तब क्यों लाया गया, जबकि पता है कि लॉकडाउन है पूरे देश में। ये लोग अगर यहां पहुंच जाएंगे हजारों की संख्या में, फिर यहां से कहां जाएंगे? जी बिल्कुल, हुआ यही है कि जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की पूरी तरीके से चूक रही है। शायद वो या तो निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, खुद असमंजस में है कि करना क्या है, भीड़ को दिल्ली में रोकना है या फिर उन्हें जाने दिया जा रहा है। क्योंकि दोपहर तक जो है बसों में, खासतौर पे जो ऑरेंज वाली बसें हैं, उनमें बाकायदा लोग बैठ कर यहाँ तक पहुंचे हैं, आनंद विहार बस अड्डे तक। खुद हमारे आंखों के सामने है कि कई बसों को फिर दिल्ली पुलिस ने दोपहर लगभग 2 बजे के आसपास जो है बसों को वापस लौटाना शुरू किया है। तो यानी कि सुबह से लेकर और दोपहर तक का समय जो है वो पर्याप्त रहा भीड़ के लिए, जो आनंद विहार बस अड्डे तक बसों में पहुंची है। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी दिल्ली सरकार की और प्रशासन की
लापरवाही भी है, जो शायद नियंत्रण नहीं ले पाए कि आखिर करना क्या है, इस सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। एक तरफ तो बोला जा रहा है कि इन लोगों तक खाना पहुंचाया जा रहा है, हर स्कूल में व्यवस्था की गई है, हर इलाके में व्यवस्था की गई है कि ये लोग भूखे ना सोए, लेकिन दूसरी तरफ जो है इस भीड़ को वापस लौटने के लिए भी कहीं ना कहीं बिल्कुल। तो कुल मिलाकर जो बड़ी तस्वीर नजर आ रही है अभिषेक, ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकारें समझ ही नहीं पा रही हैं कि करना क्या है, और उसका नतीजा आप देखिए जरा सड़कों पर किस तरीके से लोगों का हुजूम दिख रहा है। अब आप सोचिए, अंदाजा लगाइए, बार बार जो हम आपसे कह रहे हैं कि दूरी है जरूरी। ये जो बीमारी है ना, कोरोना वायरस, जिस तरीके से इसका संक्रमण फैल रहा है, इसे रोकने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि आप दूरी बनाएं, लेकिन इसी दूरी की धज्जियां उड़ रही हैं। आप देखिए यहां पर किस तरीके से हजारों लोग हैं। आप सोचिए अगर एक शख्स भी संक्रमित हुआ तो किस तरीके से वो संक्रमण फैलता जाएगा। जिस चेन को तोड़ने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, एबीपी न्यूज लगातार मुहिम चला रहा है, हम भी आपसे अपील कर रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से वो चेन टूटने की बजाय जुड़ती नजर आ रही है। आप देखिए ये मानव श्रृंखला है, मानव समंदर एक तरीके से आप कह सकते हैं। सवाल यही कि सरकारें क्या कर रही हैं, प्रशासन कहां है, क्या पुलिस के जो इंतजामात होने चाहिए वो नाकाफी है? आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहां पर जुटने क्यों दिया गया? क्यों नहीं पहले से तमाम बंदोबस्त किए गए? अगर अफरा तफरी का आलम है तो क्यों है? ये तमाम सवाल हैं। आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में हजारों लोग, पास पास खड़े लोग, कोई दूरी नहीं इनके बीच में। ऐसे में अगर कोई भी संक्रमित शख्स हुआ, अगर वो छींकता है, खांसता है, तो वो संक्रमण किस तेजी के साथ फैलेगा। और फिर आप यही नहीं, ये चीज यही नहीं रुकेगी। आप समझे जरा, ये लोग जहां जहां जाएंगे, अगर अपने पैतृक गांव की तरफ जाएंगे, नेटिव प्लेस पर पहुंचेंगे, वहां भी संक्रमण को लेते जाएंगे अगर संक्रमित हो गए तो। ऐसे में बहुत जरूरी है जो जहां है वहीं रुके, और इस दिशा में सरकार की जो भूमिका है वो सबसे महत्वपूर्ण होगी। सरकार इनके लिए तुरंत इंतजाम करे कि लोग रह सकें, खा पी सकें। इनके लिए वैकल्पिक इंतजाम सरकार फौरन करे, इन्हें यूं ही सड़क पर ना छोड़ा जाए, वरना क्या आलम होगा इसका अंदाजा लगा पाना भी बहुत मुश्किल है। आपको पता होगा कल ही इटली में एक दिन में सिर्फ करीब 1000 लोगों की जान गई है कोरोना संक्रमण की वजह से। यानी यह बीमारी जो है बहुत खतरनाक है, ऐसे ही इसे महामारी नहीं कहा जा रहा है। और हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो यहां तो बहुत ही ज्यादा सघन आबादी है। अगर संक्रमण फैला तो सोचिए क्या होगा। आखिर इतने बड़े लेवल पर इस पलायन का गुनहगार कौन है? आखिर कैसे इस त्रासदी के बहाने राजनीति ने फिर से सिर उठा लिया है? आपको एक मुकम्मल रिपोर्ट दिखाते सब चले जा रहे हैं, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं। सिर पर गठरियां लेकर, पोटलियां साथ लेकर पैदल नाप रहे हैं लंबी लंबी सड़कों। सुबह, दोपहरी, शाम और यहाँ तक कि रात को भी सब चले जा रहे हैं अपने अपने घरों को। वहीं जहाँ से आए थे वो इस महानगर में रोजी रोटी की खातिर। साथ में हैं नन्हे बच्चे, असहाय महिलाएं, बुजुर्ग भी हैं, लेकिन सब बेबस, लाचार हैं। सब चले जा रहे हैं, दिल्ली से वाया यूपी, बिहार की ओर, हरियाणा की ओर, सब चले जा रहे हैं। करनाल बाईपास पर हम मौजूद हैं और ये आप जो पीछे लोगों की भीड़ देख रहे हैं, ये तमाम वो मजदूर हैं जो यहाँ आसपास के इलाकों में काम करते थे और अब ये अपने सर पर ये सामान उठाए निकल पड़े हैं। पैदल ही कह रहे हैं कि जो इनके गांव हैं, घर हैं, वहां चले जाएंगे। कहाँ से आप लोग आ रहे हो इतना सामान लेकर? कहाँ जा रहे हो आप? कहाँ जाना है? क्यों जाना है? झांसी। झांसी किलोमीटर दूर है लाली। तो क्या करें अब? क्या खाएंगे यहाँ पे? क्या पैसे हैं? कुछ नहीं है। क्या दिक्कत हो रही? दिक्कत नहीं है, वहाँ पे क्या रहेंगे? पैसे कहाँ से आ रहे? क्या काम करेंगे? 10 दिन हो गए बैठे बैठे। कब मिलेगा खाने के लिए? जब कुछ नहीं होगा तो जाएंगे अपने जैसे बनेगा। तो मेरे पे तो कल ही ले लियो पैसा। आपसे कल मकान मालिक ने पैसा? हाँ, कल 3000 को रूम को किराया दिया मैंने, और राशन पानी तो मेरे को तो लेने हैं। हम कहाँ से लेंगे बता दो? हम काम बंद कर दे रही कंपनी। दिल्ली से मजदूरों के रेले निकल रहे हैं। कोरोना वायरस के संकट के बीच ये एक नया संकट आ खड़ा हुआ है। दिल्ली से लगते यूपी और हरियाणा के बॉर्डर पर लोगों का भारी जमावड़ा हो गया। पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक तो दिया है, लेकिन इतनी भारी भीड़ को थाम पाना भी एक बड़ा चैलेंज है।
दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें वाकई ही चिंताजनक है, क्योंकि पलायन का सिलसिला दिल्ली से यूपी की तरफ थम नहीं रहा है। लोगों की जो परेशानियां हैं, समस्याएं हैं, वो इस वक्त तस्वीरों में देखकर आप लोग अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां पूरे भारत में लॉकडाउन की घोषणा हो गई है, तो वहीं बड़ी संख्या में यानी कि हजारों की संख्या में लोग जो है अपने घर से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि उनकी इस वक्त समस्या जो है कोरोना वायरस नहीं है, उनकी समस्या इस वक्त भूख है। आखिर लॉकडाउन के बाद पलायन का ये इतना बड़ा मानवीय संकट कैसे पैदा हो गया? इस कदर बदहवासी और ये अफरा तफरी क्यों फैली? इसकी एक बड़ी वजह खुद राज्य सरकारें हैं, जिनकी घोषणाओं, जिनके बयानों की वजह से बदहवासी ज्यादा फैल गई। दिल्ली से पैदल निकल रहे लोगों को ले जाने के लिए दिल्ली सरकार ने 100 बसें लगा दी। यूपी की योगी सरकार ने दिल्ली से पैदल आ रहे लोगों को पहुंचाने के लिए 1000 बसें लगाने का ऐलान कर दिया। की भी अपनी एक समस्या है। समस्या ये है कि बसेस जो चलाई गई हैं, उनके साथ इस बात का निर्देश दिया गया है कि वो जो भी सवारियां बैठती हैं, उनका मोबाइल नंबर नोट करें, उनका आधार कार्ड लें और साथ ही बनती कोशिश एक सोशल डिस्टेंसिंग रास्ते में भी मेंटेन करें, ताकि लोग बहुत सट के न बैठें। लेकिन पुलिस प्रशासन की मजबूरी है कि यहाँ जो बढ़ती हुई भीड़ है, उसे किस तरीके से कम किया जाए। और इस कवायद के अंदर इस बात का दबाव पुलिस प्रशासन की तरफ से भी है कि जितनी बसें जा रही हैं, वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को अपने साथ लेके जा सकें। हालांकि बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बसें भेजने के कदम को गलत ठहराते हुए इससे बीमारी के फैलने का खतरा जताया, लेकिन यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बसें लगाने के अपनी सरकार के फैसले का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने एबीपी न्यूज से कहा कि ये बसें मजबूरी में चलाई गई। दिल्ली के अंदर, जैसा हमारे आदरणीय सुशील जी कह रहे हैं, कि यह विश्वास दिलाने में कहाँ कमी रह गई, जिसके कारण से इतनी बड़ी संख्या में लोगों को अचानक निकलना पड़ा। हमने सारी व्यवस्थाएं, जहां जो सीमावर्ती जिले हैं वहां पर सारी व्यवस्था किया है, लेकिन उसमें भी बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो किसी भी हालत में रुकने को तैयार नहीं हो रहे हैं। मैं उनसे सबसे अपील करता हूं, पता नहीं उनके मन में क्या, किसने कैसे भर दिया है, बहुत बड़ी संख्या ऐसी है, लेकिन उनके रुकने की व्यवस्था की जा रही। बस तो मजबूरी में चलाई जा रही है। दिल्ली के एक बस अड्डे पर हजारों की भीड़ नजर आ रही है। अब हम आपको जो खबर दिखाने जा रहे हैं, बहुत चौंकाने वाली खबर है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 1000 के पार पहुंच चुकी है। कोरोना मरीजों की संख्या 1000 के पार, यानी कोरोना का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। और इन सब के बीच जो खबर आप एबीपी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं, यानी दिल्ली में हजारों की जो भीड़ सड़क पर नजर आ रही है, उसने कई सवाल खड़े किए हैं। केरल दूसरे नंबर पर अभी है। आप देखिए किस तरीके से कोरोना वायरस का संक्रमण भारत में फैल रहा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इस वक्त संक्रमित लोग हैं और उसके बाद केरल का नंबर आता है। देश भर में बात कर लें तो इस वक्त 1003 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि अभी भी कई लोग बेफिक्र हैं। सरकार की अपील और तमाम लोगों की अपील का कोई असर उन पर नहीं हो रहा है। और ऐसे में बहुत चौंकाने वाली तस्वीर आपने थोड़ी देर पहले एबीपी न्यूज पर देखी थी। हम आपको फिर से दिखाएंगे कैसे हजारों लोग अभी भी दिल्ली में एक बस अड्डे पर इस इंतजार में हैं कि बस आए, अपने घर की ओर जाएं। बार बार हम आपको कह रहे हैं कि दूरी है जरूरी, लेकिन इस बात की कैसे धज्जियां उड़ती हैं वो देखिए। यह तस्वीर, यह देश की राजधानी दिल्ली का हाल है। यहां का एक बस अड्डा, अंतर्राज्यीय बस अड्डा, जहां से तमाम राज्यों के लिए बसें चलती हैं, वहां पर आज हजारों लोग पहुंच गए हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं अभिषेक रावत के पास। हमारे संवाददाता यहीं पर मौजूद है। अभिषेक, क्या अभी भी हजारों लोग डटे हैं यहां पर? जी अखिलेश, अभी भी हालात जो है वैसे के वैसे ही हैं। हालांकि कुछ भीड़ जरूर कम हुई है, लेकिन अभी भी हजारों की संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं जो बसों का इंतजार यहाँ कर रहे हैं। अब उनका ये कहना है कि बसें जो है कब आएंगी ये नहीं पता है, ऐसे में वो जाएं तो कहाँ जाएं, क्योंकि यहाँ पर कब तक रुकना है उन्हें पता नहीं है और ना वापस जाने का कोई साधन है, तो वो फंस कर यहाँ रह गए हैं। उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार जो है बड़ी बड़ी बातें कर रही है कि खाने पीने की व्यवस्था होगी, लेकिन ना तो उसमें उन तक कोई खाना पहुँचाया गया है, ना ही कोई और साधन दिया गया है। तो ऐसे में वो काफ़ी परेशान यहाँ मौजूद हैं। जो भी लोग वो काफ़ी परेशानी यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। जी अखिलेश, बिल्कुल। और देखिए, बुनियादी सवाल तो ये भी है कि क्या यही लॉकडाउन है? क्या इन्हीं तस्वीरों को देखकर हम कह सकते हैं कि वाकई में देश में लॉकडाउन है? तमाम लोग अपनी आजादी को एक तरीके से सेक्रीफाइस कर रहे हैं जो घरों में कैद हैं।
लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ क्या देखने को मिल रहा है। त्रासदी बहुत बड़ी हो गई है, एक मानवीय संकट खड़ा हो गया है। बेबसी और लाचारी में लोगों के शहर छोड़ने की ऐसी ऐसी दर्द भरी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कलेजा मुंह को आ जाए। क्या मजबूरियों के इस महासागर का कोई अंत है भी? मजबूरियों के इस महासागर में दर्द की अनगिनत कहानियां हैं। कहीं झुंडों में चल रही हैं, कहीं अपने दुख के साथ निपट अकेली हैं। तड़पती हुई, सिसकती हुई, अपनी आत्मा पर बेहिसाब खरोंचे लेकर महानगरों से कूच करती हुई। कारपेंटर काम करते हैं मैम, ठेकेदार भी पैसा दे नहीं रहा है, कहीं से पैसा मिल नहीं रहा है, ठेकेदार कह रहा है बिल्डर नहीं दे रहा है, तो क्या करेंगे हम? भूखे मरे थे, बच्चों को लेकर 2 दिन से बच्चे भूखे हैं। कुछ खाने पीने के लिए जो मदद पहुंचाई जा रही है सरकार की तरफ से, वो आप तक नहीं पहुंची? हमारे पास कुछ नहीं है मैम, हमारे पास कुछ नहीं पहुंच रहा है, हमारे को कुछ मिल नहीं रहा है। राशन भी नहीं है, गैस भी नहीं है, हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं तो कॉल भी नहीं उठा रहे, और कैसे फिर क्या करें, इसलिए गाँव जाए। कोई अपने कांधे पर अपने भविष्य की सलामती के लिए चले जा रहा है। कोई अपने अतीत को बचाने की जद्दोजहद में चला जा रहा है, एक अनिश्चित भविष्य की ओर। दिल्ली के आनंद विहार और उससे सटे यूपी के कौशाम्बी के बस टर्मिनल की ओर ऐसे बेबस लोगों का तांता लगा है। यूपी सरकार की तरफ से जैसे ही पलायन करने वाले लोगों के लिए बसों का इंतजाम किया गया, लोग अलग अलग जगहों से बस अड्डे पहुंचने लगे। ये सारे लोग आप देखिए कि ये लखनऊ में थे और ये अब यहाँ से चारबाग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं, जहाँ बस अड्डा है, और वहाँ से कुछ बसेस का इंतजाम किया गया। जरा इन लोग से पूछते हैं कहाँ से आ रहे हैं? गाजियाबाद से आ रहे हैं सर। गाजियाबाद से लखनऊ कैसे आए? पैदल आए सर, पैदल आ रहे थे, बीच में बस मिली पकड़ के आए सर। हाँ जी सर। जाना कहाँ है? जाना सर आरा, हाँ जी बिहार। क्या करते हैं गाजियाबाद में? गाजियाबाद में सर प्राइवेट नौकरी करते थे सर। हाँ जी। वहाँ से क्यों आप लोग आ रहे हैं जब सरकार मना कर रही है? सर वहाँ कुछ खाने को मिल ना रहा है, दुकान सब बंद हो गया, राशन वाला दे नहीं रहा है, पैसे है नहीं, क्या खाएंगे? मरने से तो अच्छा है ना, भूख से मरने से तो अच्छा है। भूख से मरने से तो अच्छा है कि घर पे अपना जाकर मरेंगे परिवार में, वहाँ तो लाश भी उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। महानगरों से पैदल ही अपने घरों को लौटने के संघर्ष में जुटे हर एक चेहरे की अपनी कहानी है। जैसे दिल्ली से बिहार के लिए निकले ये लोग हैं। बिहार में जो यात्री पैदल आ रहे हैं, उनमें से एक परिवार है जिसमें 2 छोटे बच्चे हैं और एक बच्चा गोद में है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ को जाना है? यूपी। कहाँ जाना है? मुरादाबाद। इतने छोटे बच्चों को लेकर के आपने इतना लंबा यात्रा कैसे करेंगे? अब जैसे भी करेंगे, यहाँ तो कुछ है नहीं, परेशान इतने, खाने पीने के लिए भी नहीं है, पैसे वैसे भी नहीं है, काम भी नहीं चल रहा है, तो क्या करें फिर यहाँ पर रुक के। इस बद इंतजामी की वजह से पूरा सरकारी तंत्र सवालों के घेरे में है। कई अहम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस बीच आपको एक आंकड़ा हम बता दें, दिल्ली की अगर बात की जाए, देश की राजधानी दिल्ली में, तो जो कोरोना संक्रमित लोग हैं उनकी संख्या बढ़ चुकी है। देश में कोरोना के 1003 मरीज हो चुके हैं देश भर में, और दिल्ली में यह 49 तक पहुंच गया है आंकड़ा। सबसे ज्यादा 186 मरीज इस वक्त महाराष्ट्र में, यूपी में 61 मरीज हो चुके हैं कोरोना संक्रमित। और आइए अब हम आपको सीधे लिए चलते हैं इसी खबर पर, और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं आदेश रावल। आदेश, ये जो हम आंकड़ा दर्शकों के सामने रख रहे हैं, ये तो हैरान करता है, डराता है, लेकिन इन सबसे ज्यादा डराने वाली तस्वीर, भयावह तस्वीर वो है जो आनंद विहार बस अड्डे पर आज नजर आ रही है। हजारों लोग जमा हैं, जबकि सभी को पता है कि कोरोना वायरस का एकमात्र जो अभी इलाज है वो ये कि सोशल डिस्टेंसिंग हो, लोगों के बीच दूरियां हो, और इसी दूरी की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आज एक खबर यह भी आई थी शाम में कि कुछ डीटीसी की बसों से भी लोगों को भर भर कर यहां पर लाया गया। तो क्या दिल्ली सरकार को लेकर सवाल खड़े नहीं होंगे कि जब सरकार को पता है कि वहां से लोगों के जाने का कोई इंतजाम नहीं, तो फिर इन लोगों को बस पे भरकर क्यों लाया गया आईएसबीटी तक?
देखिए अखिलेश, 1000 के पार जाना, मरीजों की संख्या और यहाँ पे इतने लोग इकट्ठे होना, दोनों ही अपने आप में चिंता के विषय हैं। देखिए, हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुबह ट्वीट करके जानकारी दी थी कि हमने बसों का इंतजाम कर दिया है, और मैंने खुद अपनी आंखों से देखा दोपहर में कि रिंग रोड से और आश्रम से, लाजपत नगर से, साउथ दिल्ली से, धौलाकुआं से, उससे पीछे से हर जगह से डीटीसी की बस में लोगों को भर के लाया गया। लेकिन ये बात सही है कि दोनों ही राज्य सरकारों की नाकामी है, चाहे वो दिल्ली सरकार हो, यूपी सरकार हो या बाकी सरकारें हों। लेकिन एक सच ये भी है अखिलेश कि 2011 की मतगणना के मुताबिक इस देश में 45 करोड़ लोग मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। जब ये लॉकडाउन हुआ तो तब, हालांकि लॉकडाउन के बाद भी ऐसी घोषणाएं हुई कि आप सबके लिए खाने का इंतजाम होगा, अनाज का इंतजाम होगा, चावल का होगा, आपसे कोई रेंट नहीं मांगेगा। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन मजदूरों को कोई समझा नहीं पाया और इनको सरकार की बात पे विश्वास नहीं हुआ। यानी कहीं ना कहीं कमियां जो है दोनों तरफ से हैं। और बिल्कुल, और ये आदेश जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, यानी भरोसे की कमी है, तो सवाल ये भी कि आखिर ये ट्रस्ट डेफिसिट क्यों है? लोग क्यों नहीं सरकार पर भरोसा कर पा रहे हैं कि हाँ, उनके लिए हर इंतजाम किया जाएगा, जहां पर वो हैं वहीं पर वो रुक जाएं। लॉकडाउन के बीच सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ठप हो गया। लोगों में अपने अपने घरों में जाने के लिए आपाधापी मच गई है। ऐसे में जो जिस हालत में था वहीं से पैदल निकल पड़ा, इस बात से बेपरवाह कि उसका यह सफर कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस पूरे संकट के बीच सबसे मुसीबत में हैं बच्चे, बूढ़े और असहाय लोग, जिनका महानगरों में कोई ठौर ठिकाना नहीं, जो रोजी की मजबूरियों के चलते मीलों दूर यहाँ पहुँचे थे, लेकिन अब इस आपदा में वापस वहीं लौट रहे हैं। आप इसको कंधे पर लादे हैं, कहाँ जा रहे हैं? खुर्जा जा रहे हैं मैम। अच्छा, ये बताइए, आप इसको ऐसे लेके कैसे चले जाएंगे? दिक्कत नहीं हो रही होगी आप लोगों को और बच्चे को भी? बच्चे का मान लो यहाँ भूखा थोड़ी मरना है, 2 दिन हो गया है, हम तो मान लो पानी पी लेंगे, इसको कहाँ से दूध लाएंगे? यहाँ पर किस तरह की दिक्कत हो रही है? क्यों आप लोग रुकना नहीं? क्या मैम, 500 रुपए में क्या खर्चे चलेगा? हम खाएंगे, हमारे बच्चे खाएंगे। बदहवासी इस कदर है कि किसी को कुछ नहीं सूझ रहा है। इसकी सबसे ज्यादा मार पड़ी है उन दिहाड़ीदार मजदूरों पर जो कि रोज कमाते थे, रोज खाते थे। जैसे पटना में एबीपी न्यूज की टीम को मिले ये 3 शख्स जो कि पैदल आरा से आ रहे हैं। भाई मिठाई काम करता हूँ, मिठाई की दुकान पर। तो वहाँ के लोगों ने आपको रखा नहीं रखा, खाना पीना नहीं दिया सर। बोला इतना दिन बैठा के कौन खिलावेगा सर? क्या बोला? इतना दिन बैठा के कौन खिलावेगा सर? इतना दिन तुमको लोग को आप 8 दिन से आज बैठा के खिला रहा है। हाँ, तो वहाँ क्या काम करते थे? हम रिक्शा चलाते हैं, मिठाई का दुकान में रहता है सर। दर्द की ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनके सिरे एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे वो दिल्ली, यूपी, बिहार हो या राजस्थान। जयपुर से तो ये 3 लोग पैदल ही यूपी स्थित अपने गांव की ओर निकल पड़े, वो भी करीब 500 किलोमीटर दूर। लॉकडाउन की वजह से पूरे देश में रोजाना कमाकर खाने वाले लोगों के लिए भारी मुश्किल हो रही है। इस वक्त मैं खड़ा हूं जयपुर से आगरा की तरफ जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर। आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरीके से लोग यहां से निकल रहे हैं। ये जो 3 लोग हैं, ये 10 लोगों के समूह का हिस्सा हैं। तो अभी तक कितने किलोमीटर चल लिए वीरेंद्र? अभी चला है 90 किलोमीटर। 90 किलोमीटर चल जी सर। तो कब तक पहुँचोगे ऐसे अपने गाँव? पहुंच जाएंगे सर 8-9 दिन में, अगर पैदल ही जाना पड़ेगा तो। हम कानपुर जिले के। कानपुर के हो? जी। तो कानपुर पैदल जाओगे? जी सर, कानपुर पैदल जाएंगे। शहर अलग है, जगहें अलग हैं, लोग अलग हैं, लेकिन मुसीबत एक सी है, तकलीफ एक सी है, दर्द एक सा है। इस महासंकट ने पूरी इंसानियत को हिलाकर रख दिया है। लेकिन इस महासंकट के बीच भारत में जो पलायन का बड़ा मानवीय संकट पैदा हो गया, वो बेहद तकलीफ देने वाला है। जी हां, इस पलायन ने कई बुनियादी सवाल खड़े किए हैं और सोचिए, लोग तो यहां तक कह रहे हैं कि 10 दिन 15 दिन तक वो पैदल चलने को तैयार हैं ताकि अपनी जमीन तक, अपने घर तक, गांव तक पहुंच जाएं। सवाल यही कि सरकार बार बार कह रही कि हम आपके साथ हैं, इसके बावजूद लोग भरोसा करने को क्यों नहीं तैयार हैं। मैं आपको सीधे लिए चलता हूं इला काजमी के पास। मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डे से जुड़ी हुई है। इला, अभी वहां पर क्या हालात हैं, क्या स्थिति है, क्या हमें दिखा पाएंगी? देखिए, इस समय जो मैं मौजूद हूँ, मेरी मौजूदगी आनंद विहार फ्लाईओवर पर है और यहाँ पर देखिए अभी कुछ ट्रकें आई हैं, कुछ बसें आई हैं। हम लोग ने कुछ डीटीसी की बसें भी देखी जिस पर लोग सवार हो रहे हैं और यहाँ पर मेरी दाईं ओर कितनी भीड़ लगी है आप देख सकते हैं। लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। लोगों को कहा गया है धौलाकुआं की तरफ बसें मिल रही हैं जो उनको वापस पहुंचाएंगी। प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया, जिसके बाद कई लोग यहाँ पर आए हुए। मेरे साथ प्रिया जुड़ी हैं जो यहाँ पर आई। ये बताइए कहाँ जा रही है? यूपी से आई हुई हूँ मैं
यूपी से आई हूँ भैंसापुर के पास। वहाँ पे मेरे साथ भी यही हादसा हुआ, क्योंकि मैं ट्रैफिक से निकल रही थी और वहाँ जाके थाने के कुछ लोग खड़े हुए थे। बताइए अभी आप कहाँ जा रही हैं? आनंद विहार पे तो कोई बस नहीं है। नहीं, आनंद विहार पे कोई बस नहीं है, पर मैं चिराग दिल्ली के लिए ड्रॉप कर रही हूँ, क्योंकि मुझे पुलिस की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि मेरे लिए कहीं रहने के लिए जगह नहीं है। लोग मेरे ऊपर इतने सारे हैवी हुए हैं, जैसे कि मैं हैवान हूँ। क्योंकि बताइए लोगों आपस में दूरी नहीं है, इतना खतरा क्यों मोल रहे हैं? अब मैंने कोई खतरा नहीं लिया, मैं अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं जानती। और एक तरीके से मेरे किसने कहा आपसे कि यहाँ पे बसें मिल रही हैं? मैम ये कर्फ्यू लगा हुआ है, मैंने सुना था कि 3 महीने के लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप इन लोगों से बात कर रही हैं तो या तो दूरी का ख्याल रखें या फिलहाल इतने नजदीक जाकर बात ना करें। इस बात को समझिए, क्योंकि हम भी बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं। दूरी बना रही हूँ। जी, कम से कम 3 फीट की दूरी होनी चाहिए। दूरी 1 मीटर की बना रही हूँ। मैं आपके पास आऊंगा, ठीक है, मैं थोड़ी देर के बाद आऊंगा। मैं बिल्कुल अपनी पूरी दूरी बना रही हूँ। जी, मैं आता हूँ आपके पास दोबारा, मैं आऊंगा। कुछ लोग जो वहां पर हैं उनके दर्द को महसूस करने का प्रयास कीजिएगा। आखिर इतने परेशान क्यों हैं जब सरकार बार बार उनसे कह रही है कि सरकार साथ में है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं मत जाओ। मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री हैं, वो कहते हैं हमने डीटीसी बसों से पहुंचाया। बीजेपी के मनोज तिवारी सवाल उठाते हैं जो कुछ हो रहा है उसके पीछे कोई साजिश तो नहीं। थोड़ा खाना कम पहुंचा, लेकिन ये सारी चीजें। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस लॉकडाउन से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए तबके के लिए खाने पीने और रहने के इंतजाम किए हैं। यहाँ तक कि जो लोग दिल्ली से निकल रहे हैं उनको बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए डीटीसी की बसें भी लगाई गई हैं। खुद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके बताया, खाने की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, रहने की व्यवस्था यहाँ पे रहेगी, वॉशरूम वगैरह सब यहाँ पे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी लोगों को अगर यहाँ पे रहेंगे। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि इस वक्त कहीं जाए ना, दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली में ही रहें। दिल्ली आपकी है, दिल्ली में व्यवस्थाएं आपके लिए हो रही हैं। आप बिल्कुल पैनिक में भागे ना, यहाँ से कहीं इधर उधर ना जाएं, क्योंकि आप कहीं जाएंगे रास्ते में पैदल चल के कोई बीमारी हो जाएगी, बसें मिलेंगी नहीं। लेकिन दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी को इसमें दिल्ली सरकार की साजिश नजर आती है। तिवारी ने तो बाकायदा वीडियो जारी करके कह दिया कि दिल्ली सरकार ने अपनी जिम्मेदारी यूपी सरकार पर डालने की साजिश की है। दोस्तों, एक बड़ी चिंता की बात है कि दिल्ली के विभिन्न हिस्सों से मजदूर पैदल चल के यूपी बॉर्डर कैसे पहुंचे, क्यों पहुंचे, उनके खाने का, उनके व्यवस्था का, भोजन का प्रबंध क्यों नहीं कर पाई लोकल गवर्नमेंट। किसने अफवाह फैलाई कि यूपी बॉर्डर पे गांव जाने के लिए बस मिल रही है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कोई साजिशन अपनी जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश पर डालने के लिए ऐसा करी। इन लोगों को हमने काफी कोशिश की है रोकने की। हमारे सभी मंत्री, सभी एमएलए को मैंने बोला है, वो इलाकों में, अलग अलग इलाकों में जा जाके उनसे अपील कर रहे हैं कि आप दिल्ली छोड़ के मत जाइए। कुछ लोगों को मनाने में हम सक्षम रहे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये कह रहे हैं कि हम तो अपने गांव वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को अभी ये लग रहा है कि ये हो सकता है लंबा चले। ये भले ही नाजुक समय हो, लेकिन राजनीति यहाँ भी सिर उठा चुकी है। वैसे दिल्ली में बसें चलाने की जो बात सिसोदिया ने की है, उस पर एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक रावत को ग्राउंड जीरो पर तो कुछ और ही हालात देखने को मिले। राजधानी से हो रहे पलायन को रोकने के लिए अब दिल्ली पुलिस भी सक्रिय भूमिका निभा रही है। आप यहां देख सकते हैं, हम इस समय मंडावली रेलवे क्रॉसिंग के ऊपर फ्लाईओवर पर मौजूद है, जहां दिल्ली पुलिस ने एक डीटीसी बस को रुकवाया रखा है और चेकिंग कर रहे हैं कि जो बस में लोग सवार हैं वो जरूरी ड्यूटी निभाने वाले ही लोग हैं या फिर कोई अन्य लोग तो नहीं है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर तो इस कदर अफरा तफरी है कि कुछ प्राइवेट बस वाले चांदी कूट रहे हैं। कई लोगों ने शिकायत की कि उनसे 2 गुना किराया मांगा जा रहा है। दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पिछले 2-3 दिनों से लगातार पैदल चलकर अपने गांव की तरफ पलायन कर रहे लोगों की तस्वीरें हमने देखी हैं। अब तस्वीरों में कुछ बदलाव आ रहा है और जहां सरकारी बसें चली हैं वहीं कुछ प्राइवेट बसें भी चलने लगी हैं। ये बस जो अभी जा रही है ये बरेली को जा रही है। देखा आपने, ऐसे में लोग क्या करें, कहां जाएं? और शायद इसीलिए नाउम्मीदी में दिल्ली से लोगों का पलायन बढ़ता जा रहा है और वो पैदल ही निकल रहे हैं, भले ही बॉर्डर पर पुलिस उन्हें रोक रही है। एक तरफ दिल्ली में, पूरे देश भर में करोड़ों लोग अपने घरों में कैद हैं लॉकडाउन में। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं सड़कों पर क्या हाल है। दिन की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी, रात में तो और भयावह मंजर नजर आया है। अब आपको सुनवाते हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं। में बैठ के रामायण नहीं देख रहे हैं हम लोग।
हम लोग बैठ के लोगों के जीवन के बीच में खड़े हुए हैं। मंत्री और विधायक और मुख्यमंत्री खुद सारे अफसर नीचे सड़क पे उतरे हुए हैं। ये टुच्ची राजनीति नहीं करनी चाहिए ऐसे समय पे। इस समय देश के सामने संकट है, पूरे देश को एक होके और तब आगे कोरोना से लड़ पाएंगे। अगर ये टुच्ची राजनीति करेंगे तो इनकी मंशा साफ है कि इनसे कुछ होगा नहीं, इनका कोई प्लान नहीं है। जो सरकार कर रही है उसके ऊपर कुछ भी जो दोष मढ़ने लगो। हमने यहां दिल्ली में आज की तारीख में हमारे करीब 800 स्कूल सेंटर्स चल रहे हैं, स्कूल और कम्युनिटी सेंटर्स में, नाइट शेल्टर्स में, जहां कम से कम हर जगह 500-500 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है। 4 लाख से ज्यादा लोगों को खाना केवल और केवल सरकारी व्यवस्थाओं के तहत खिलाया जा रहा है। उसके अलावा एनजीओज बहुत काम कर रहे हैं, एमएलए अपने स्तर पर खिला रहे हैं। हमारे पास में 20 लाख लोगों को खाने की व्यवस्था है। अगर जरूरत पड़ी तो हम 20 लाख लोगों को स्कूलों में शेल्टर बनाना हमने शुरू कर दिया है, वहां रख सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से भी, सब चैनल्स के माध्यम से दिल्ली की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यहीं रहो जहां हो। मोदी जी का लॉकडाउन हम सबको सुरक्षित रखने के लिए है, प्रधानमंत्री जी का लॉकडाउन, इसको असफल मत बनाओ। प्रधानमंत्री जी के लॉकडाउन की कॉल को आप, इसकी इमरजेंसी को समझिए। आप अपने घरों में रहेंगे, थोड़ी हार्डशिप होगी, जिनके घर में खाने को है उनको भी होगी, जिनके घर में नहीं है उनको पड़ोस में जाके, स्कूल में जाके खाना पड़ेगा, जिनके पास घर भी नहीं है उनको नाइट शेल्टर में रहना पड़ेगा, थोड़ी हार्डशिप होगी। लेकिन लॉकडाउन इसीलिए है ताकि हम सब कोरोना के शिकार ना हो, कोई आदमी कोरोना का। तो लॉकडाउन की गंभीरता को समझें, ये कहते हुए मनीष सिसोदिया ये आश्वस्त कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार मुस्तैद है, तैनात है लोगों की मदद के लिए। लेकिन तस्वीरें कुछ और कहती हैं। आप एक बार फिर से जरा देखिए, आज दिल्ली में आनंद विहार बस अड्डे के पास किस तरीके से हजारों हजार लोग सड़क पर यूं नजर आए हैं, वो भी तब जबकि हर तरफ सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही है। दूरी है जरूरी, लेकिन आप देखिए कोई दूरी नहीं है, पैर रखने की जगह नजर नहीं आ रही है कई जगहों पर। तो इस कदर लोग आपस में चिपक कर सट कर खड़े हैं। और बार बार हम आपसे यही कह रहे हैं कि अगर एक भी शख्स इसमें कोरोना संक्रमित हुआ तो फिर सोचिए क्या आलम होगा। अभिषेक रावत के पास एक बार फिर से हम आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी यहीं पर मौजूद हैं। अभिषेक, अब सवाल यह भी है कि आगे क्या होगा? लोग अभी भी अगर यहां पर मौजूद हैं हजारों की संख्या में, क्या इंतजाम कुछ और किए जा रहे हैं? अभिषेक, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद अभिषेक तक मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। आदेश, अगर आप जी अभी आवाज जी बोलिए अभिषेक। हाँ बोले जी अखिलेश, अगर इंतजामों की बात करें तो अभी कोई खास नए इंतजाम यहाँ नहीं देखने को मिल रहे हैं, बल्कि पब्लिक को अब जो है वापस भेजा जा रहा है। इनसे कहा जा रहा है जो लोग दिल्ली में ही रह रहे थे वो अब अपने घर पे लौट जाए, अगले इंतजाम होने तक वो अपने घरों में ही रहें। उनके घरों तक या उनके आसपास जो जिस इलाके में वो रह रहे हैं वहां पर खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा। फिलहाल वो यहाँ से चले जाएं वापस, क्योंकि यहाँ पर इतना जो है व्यवस्था नहीं हो पा रही है बसों की, जो आज की आज उन्हें वापस उनके गांव भेज दिया जाएगा जी। और यही कारण है कि शायद कुछ लोग जो हैं अभी वापस लौटना शुरू हुए, वापस लौटना शुरू हो गए हैं। लेकिन इससे एक सवाल खड़ा होता है आदेश, इलाके में जी मैं आदेश रावल अब आपके पास आना चाहूंगा। सवाल ये है कि आखिर जो ये कंफ्यूजन है क्यों है? पहले तो लोगों को लाया जाता है बसों में भरकर, अब कहा जा रहा है कि आप वापस लौट जाएं। अगर इस तरह के हालात हैं, ये लोगों की जान पर भारी पड़ सकती है चीज। यूपी पुलिस ने की है और उन्होंने कहा है कि जो लोग आनंद विहार बस अड्डे पे हैं और वो लखनऊ, इटावा, मैनपुरी और कानपुर जाना चाहते हैं वो लालबाग चले जाएं, वहां से बसें जाएंगी। मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि आनंद विहार वाले जो बस अड्डा है यहाँ पे यूपी पुलिस ने घोषणा की है कि जो लोग लखनऊ, कानपुर, मैनपुरी, इटावा जाना चाहते हैं वो लालबाग वाले बस स्टॉप पे जाए, वहाँ पे बसें खड़ी है, वहाँ पे ये लोग जाएंगे। अब आपका जो सवाल था कि क्यों इतना लोगों में कन्फ्यूजन है कि आप वापिस चले जाइए, दरअसल क्या है, कोऑर्डिनेशन नहीं है सरकारों के बीच में। यूपी सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में किसी प्रकार का कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। सुबह डीटीसी की बसें दिल्ली सरकार की तरफ से भेजी जाती है और वो
पूरे जितनी सड़कों पर मजदूर थे जहां जहां पर दिल्ली में, उन सबको बसों में भरकर यहाँ आनंद विहार बस स्टॉप पे छोड़ देती है। और यहाँ पे जो शाम को जमावड़ा हुआ, जो भीड़ हुई आपने देखी, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी और कैसे यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। उसके बाद जब यहाँ पे ये घोषणा हुई कि कुछ बसें लाल बाग से जाएंगी या लाल कुआं से जाएंगी, माफ कीजिएगा, वहां पे फिर लोगों ने जाना शुरू किया और यहाँ से जो ट्रक होते हैं, जो ओपन ट्रक्स होते हैं, उनमें लोगों को भर के भेजा गया और बाकी लोग जो है वो पैदल गए। यानी ये जो कंफ्यूजन दोनों के बीच, सरकारों के बीच में है, इसमें कहीं ना कहीं ये साफ है कि कोऑर्डिनेशन दोनों ही राज्य सरकारों के बीच में नहीं है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आदेश। कंफ्यूजन है कि जी, कुछ लोग आनंद मैं अब इला कासमी का रुख करना चाहूंगा। जी आदेश, में आऊंगा दोबारा आपके पास। इला भी मेरे साथ वहां से जुड़ी हुई है। इला, अब सवाल यह है, अगर यही हालात बने रहे तब तो ये जो लॉकडाउन है इसकी तो हवा निकल जाएगी फिर ऐसे में। इला से हमारा संपर्क शायद टूट गया है। आदेश, आपसे यही सवाल, यही अगर सूरत हाल रहे तो फिर तो क्या होगा? ये लॉकडाउन, यहां करोड़ों लोग देश में अपने अपने घरों में कैद हैं और दूसरी तरफ सड़क पर हजारों लोग इस तरीके से नजर आ रहे हैं। देखिए, जहाँ तक लॉकडाउन का सवाल है, जाहिर तौर पर इसके ऊपर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन ये जो लोग बात करते हैं कि जब इस बात की घोषणा हुई कि उन्हें मनरेगा के तहत पैसे मिलेंगे, उनके खातों में पैसे जाएंगे प्रधानमंत्री स्कीम के तहत, तो कुछ लोग मुझे बता रहे थे जो मजदूर हैं कि इन सब के जो खाते हैं वो इनके गाँव में हैं। यानी अगर वो यहाँ रहते हैं और उनको मजदूरी मिलती है तो टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन अगर सरकार की तरफ से सहायता मिलेगी तो उसका फायदा इन्हें अपने गाँव में जाकर ही मिलेगा। और जो दूसरी बात जिसको अफवाह बताया जा रहा है कि 21 दिन के बाद लॉकडाउन बढ़ सकता है, ये एक बड़ी बात जो इन लोगों के बीच में फैली, जिसके बाद इन लोगों ने पलायन शुरू किया और पिछले 3 दिन से लेकर लगातार पैदल चल रहे थे। और आज इनको पहली बार बस की सुविधा मुहैया कराई गई, चाहे वो यूपी सरकार ने कराई हो या वो दिल्ली सरकार ने कराई हो। यानी आप ये कह सकते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैदल जाने को तैयार थे। आपने कई सारी स्टोरीज देखी होंगी अखिलेश की, छोटे छोटे बच्चों को कंधों में बिठाकर कई सारी बूढ़ी माताएं वो पैदल चलती ही जा रही थी, लेकिन किसी को ये भरोसा नहीं था कि उनको कहीं बस मिल सकती है। लेकिन आज जब बस मिली, सवाल यही है आदेश, जो बात आप कह रहे हैं बार बार, अगर भरोसा नहीं है तो सरकार फिर भरोसा इन लोगों में कैसे जगाए? ये सरकार के लिए चुनौती है, प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए, और जरूरी है कि लोगों को समझाया जाए कि जो जहां है वहीं रुक जाए, लेकिन वो शख्स वहां पर भूखा ना रहे, ये सरकार को तय करना है। उनके लिए तमाम व्यवस्थाएं वहां पर की जाएं। इला कासमी मेरे साथ जुड़ी हुई थी, आदेश आप भी मेरे साथ जुड़े हुए थे, अभिषेक रावत हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूं प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।